मैग्नापोर्थे ये एक प्रकार का पैथोजेनिक फंगस है। इसके बारे में आज हम देखेंगे। ये एस्कोमाइसिटीज क्लास से आता है। फंगस में जो एस्कोमाइसिटीज क्लास है उससे बिलोंग करता है, ठीक है। और ये पोएसी फैमिली, जिसे हम ग्रैमिनी फैमिली भी कहते हैं, इसके प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हुए देखा गया है, ठीक है। मैग्नापोर्थे की कई स्पीसीज हैं जो आगे हम देखेंगे, जैसे मैग्नापोर्थे ओराइजी, ठीक है। तो ये पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली को ही पोएसी फैमिली भी कहा जाता है। तो इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं इसमें इन्फेक्शन करते हुए और डिजीज उत्पन्न करते हुए देखा गया है, ठीक है। मैग्नापोर्थे किस क्लास का है? तो ये है एस्कोमाइसिटीज क्लास का फंगस है और एक प्रकार का पैथोजेनिक फंगस है, मतलब रोग उत्पन्न करने वाला फंगस है। ये राइस में, व्हीट में यानी गेहूं में, मिलेट, बाजरा, बार्ले, जौ, ज्वार और दूसरे जो ग्रैमिनी फैमिली के प्लांट्स हैं इनमें रोग उत्पन्न करते हुए देखा गया है, ठीक है। इसके कई स्पीसीज हैं, जैसे मैग्नापोर्थे ओराइजी। मैग्नापोर्थे ओराइजी ये राइस ब्लास्ट डिजीज उत्पन्न करता है, राइस रोटेन नेक भी उत्पन्न करता है, ठीक है। ये राइस प्लांट के किसी भी, जैसे लीफ है, लीफ में ज़्यादातर आप देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेटियोल, उसके पेटियोल, उसका स्टेम, इवन कभी कभी रूट में भी इन्फेक्शन करते हुए देखा गया है। पेडिसिल और जो पेनिकल जो होता है उसका इन्फ्लोरेंस वाला भाग, उसमें भी ये इन्फेक्शन करता है, यानी लगभग सभी पार्ट में इन्फेक्शन करता है राइस के, ठीक है। और जहाँ पे इन्फेक्शन करता है वहाँ की कोशिकाओं में इन्फेक्शन करता है, बाद में वो कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, ठीक है। तो एक विशेष नेक्रोटिक लेसन वाला एक एरिया बन जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ की सेल्स डैमेज हो गई हों और डैमेज होके ख़त्म हो गई हों, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हैं कुछ। मैग्नापोर्थे ग्रीसियस ये भी स्पीसीज हैं। ये भी राइस में, व्हीट में, मिलेट और अदर ग्रैमिनी फैमिली के प्लांट्स में डिजीज उत्पन्न करते हुए देखा गया है, ठीक है। पहले ग्रीसियस को ही राइस ब्लास्ट डिजीज के लिए भी जाना जाता था। पहले नहीं, अभी भी कई डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे जहाँ पे लिखा होगा कि राइस ब्लास्ट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मैग्नापोर्थे ग्रीसियस। एक्चुअली ये दोनों स्पीसीज जो हैं, जो ओराइजी और ग्रीसिया, ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं और माना जाता है कि ग्रीसियस से ही ओराइजी जो स्पीसीज है, मैग्नापोर्थे ओराइजी स्पीसीज है, इसका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है? मैग्नापोर्थे ग्रीसियस से, ठीक है। तो कई डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे जहाँ पे राइस ब्लास्ट डिजीज मैग्नापोर्थे ग्रीसियस लिखा होगा, कहीं मैग्नापोर्थे ओराइजी, है ना। इसी के जैसे मैग्नापोर्थे पोई, मैग्नापोर्थे साल्विनाई और मैग्नापोर्थे राइजोफिला स्पीसीज भी पाई जाती हैं, जो कि लगभग ग्रैमिनी फैमिली में ही रोग उत्पन्न करते हुए देखा गया है, ठीक है। तो जो मैग्नापोर्थे है ये केवल कंप्लीट नहीं है, बल्कि ये केवल एक प्रकार का टीलियोमॉर्फ है, मतलब ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज है। इस फंजाई का पूरा भाग नहीं है, बल्कि इसका एक और भाग होता है असेक्सुअल स्टेज। इसको हम पायरिकुलेरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब खोज हुई थी इसके, तो उसको हमने पायरिकुलेरिया के नाम से डॉक्यूमेंट किया, इसलिए इस एसेक्सुअल स्टेज जो है, जिसको एनामॉर्फ भी कहते हैं, ये पायरिकुलेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कई जगह आपको राइस ब्लास्ट डिजीज पायरिकुलेरिया ओराइजी या पायरिकुलेरिया ग्रीसियस के द्वारा होता है, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो मैग्नापोर्थे और पायरिकुलेरिया दोनों एक ही स्पीसीज से रिलेटेड हैं और दोनों के मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस होता है। तो इसको टीलियोमॉर्फ कहा जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज है ये, और इसको एनामॉर्फ कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज है। इसको इम्परफेक्ट स्टेज भी बोलते हैं, इसको परफेक्ट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे टीलियोमॉर्फ में मैग्नापोर्थे ओराइजी है, तो उसी को एसेक्सुअल स्टेज में यानी एनामॉर्फ में पायरिकुलेरिया ओराइजी कहते हैं। मैग्नापोर्थे ग्रीसिया है जैसे, तो पायरिकुलेरिया ग्रीसिया। मैग्नापोर्थे साल्विनाई तो पायरिकुलेरिया साल्विनाई, ठीक है। तो दोनों अलग अलग स्टेज हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी आकार के रूप से थोड़ा सा अलग होते हैं, इसलिए
उनको अलग से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अलग अलग नाम है। तो पायरिकुलेरिया भी उसका एसेक्सुअल स्टेज ही है, एनामॉर्फ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे इन्फेक्शन करता है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोनिडिया, एक स्पोर बनता है इसमें जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, ये 3 सेल्ड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सेल है और तीनों में एक एक न्यूक्लियस है। तो इसमें सबसे पहले म्यूसिलेज का सिक्रेशन होता है, यानी एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है इसके एक सिरे से, जहाँ से बाद में जर्म ट्यूब बनता है। ये जो बनना है ये क्या है, जर्म ट्यूब। जर्मिनेशन करता है तो एक ट्यूब बनता है जिसमें कोशिकाएं ही होती हैं। फिर ये जर्म ट्यूब आगे ग्रोथ करते हुए एक स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाता है। स्वॉलन अर्थात फूला हुआ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको एप्रेसोरियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एप्रेसोरियम शब्द जो आएगा बार बार आएगा। ठीक है, तो इसमें स्पोर जो पाया जाता है वो उसको कोनिडिया कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है जर्मिनेशन के बाद उसको हम बोलते हैं एप्रेसोरियम। इसके बारे में हम डिटेल भी आगे देखेंगे। ठीक है, अप्रेसोरियम बनने की घटना में कई घटनाएं होती हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे स्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्म ट्यूब बना, और उसके बाद एक यहाँ की कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट होती हैं। स्पोर की कोशिकाएं और जर्म ट्यूब की कोशिकाएं नष्ट होती हैं, और इसका जो न्यूट्रिशन है वो सब एप्रेसोरियम लेता है। और ये एप्रेसोरियम एक विशेष स्ट्रक्चर जो है ये अपना एक डेवलपमेंट जब करता है तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जर्म ट्यूब और स्पोर, इसकी कोशिकाएं नष्ट होती हैं। इसको हम ऑटोफेगी भी कहते हैं। ऑटोफेगी यानी अपनी ही कोशिकाओं को खाना, भक्षण करना। ठीक है, तो ऑटोफेगी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है एप्रीसोरियम के फॉर्मेशन में। ये स्ट्रक्चर बनता है जब, तो यहाँ पर की कोशिकाएं यानी जर्म ट्यूब की कोशिकाएं और स्पोर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, उनसे न्यूट्रिशन ले लेता है। एप्रेसोरियम इस तरह से बनता है। एप्रेसोरियम में बनता है जब, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक मेलानिन पिगमेंट भी इसमें इकट्ठा होता है। मेलानिन एक प्रकार का कलर है जो कि इसके वॉल में इकट्ठा होता है, जो कि इसको थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे स्किन में भी मेलानिन होता है तो वो सनलाइट को रोकने का काम करता है, यानी सनलाइट से हमें प्रोटेक्शन करता है सेल को। तो उसी तरीके से मेलानिन एप्रेसोरियम में भी पाया जाता है। ठीक है, एप्रेसोरियम स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही एक पेनिट्रेशन हाइफी निकलता है, यानी ये इधर की ओर जो जा रहा है। ठीक है, एक तंतु निकलेगा फिलामेंट, और वो कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है और फिर वहाँ पे ये हॉस्टोरियम बनाता है अर्थात चूस्कांग बनाता है, जिससे वो पोषण कोशिकाओं से अवशोषित करता है ना। हॉस्टोरियम अर्थात ये सकर्स होते हैं, चूस्कांग होते हैं, जिससे वो कोशिका के अंदर से पोषक पदार्थों को लेते जाता है, और बाद में फिर धीरे धीरे इसके कवक जाल जो हैं, माइसीलियम है, वो धीरे धीरे पूरे कोशिकाओं में फैलने लगते हैं। ठीक है, और जब ये फैलता है तो पूरे कोशिकाओं में फैल जाता है, और फिर लास्ट में एक विशेष संरचना बनती है जिसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, जिसके ऊपर में सबसे क्या बनते हैं, कोनिडिया। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, कोनिडियोफोर। ठीक है, कोनिडियोफोर। ठीक है, जिसमें कोनिडिया बनेंगे। ठीक है, कोनिडियोफोर कहलाता है, जिसके ऊपर में सबसे क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया 3 सेल्ड होते हैं। वापस फिर ये हवा के माध्यम से दूसरे प्लांट की पत्तियों के पास जाके चिपक जाते हैं, और वहाँ पर जाके फिर से इसी तरीके से जर्मिनेशन करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, अप्रेसोरियम का फॉर्मेशन था। अप्रेसोरियम में मेलानिन पिगमेंट का भी जमाव होता है ना। जो ये अप्रेसोरियम बना है इसमें मेलानिन पिगमेंट का जमाव होता है, जो कि इसको एक स्थायी स्ट्रक्चर बनाता है, सेफ्टी देता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और मेन बात है कि इसी एप्रेसोरियम के अंदर कुछ ग्लिसरॉल जैसे पदार्थ का जमाव होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल का जमाव होता है, एक्यूमुलेशन होता है, जिसके कारण इसमें एक प्रकार का ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जो
बहुत सारे पानी को इसके अंदर प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है। जब इसके अंदर बहुत सारा वाटर इंटर करता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जब पानी अंदर जाएगा तो क्या होगी, कोशिका फूल जाएंगे और स्वॉल होने के कारण उसमें एक टर्गर प्रेशर बन जाता है। ठीक है, एक दबाव बन जाता है जो कि कहाँ होगा, उसकी दीवार में होगा और कहाँ की किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। टर्गर प्रेशर जो बनता है कहाँ होगा, बाहर की ओर लगेगा, यानी ये दीवार को बाहर फैलाना चाहेगा। तो इसी टर्गर प्रेशर के कारण ही क्या होता है, ये जो पेनिट्रेशन हाइफा है कोशिकाओं में इंटर कर पाता है। ठीक है, वो ये कोशिकाओं के अंदर फोर्सफुली इंटर कर जाता है। ठीक है, बाद में ये सकर्स बनते हैं, होस्टोरियम जिसको हम कह रहे हैं, है ना, और वो फिर पूरे सेल्स में फैलते हैं और बाद में इधर कोनिडिया 4 और कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी के बारे में। स्पोर पौधे की सतह पर चिपक कर अंकुरित होता है, जर्म ट्यूब का निर्माण होता है। जर्म ट्यूब को टिप कुछ समय के बाद वृद्धि करना बंद कर देता है और फूल कर एक विशेष संरचना बनाता है जिसे अप्रेसोरियम कहते हैं। यही बात हमने देखी है ना, फूल कर एक विशेष संरचना बनता है जिसे अप्रेसोरियम कहते हैं। यह अप्रेसोरियम से एक पतला पेनिट्रेशन हाइफी निकलता है। ठीक है, पेनिट्रेशन यानी जिस भेदने वाला, जो कोशिकाओं को भेद के कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, इसलिए पेनिट्रेशन हाइफी या पेनिट्रेशन पेग भी कहते हैं। ठीक है, आगे एक पेग शब्द भी लिखा मिलेगा। तो इसका निर्माण होता है और अंदर जाके हॉस्टोरिया या चूस्कांग का निर्माण करता है, ये हमने देखा अभी। ठीक है, अप्रेसोरियम ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, इसमें मेलानिन का जमाव होता है, ये हमने देखा। मेलानिन इन वॉल फॉर इंसुलेशन, ये टेम्परेचर से उसको इंसुलेट करता है, मतलब टेम्परेचर स्थायी बना रहता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हमने जैसे देखा कि 8 मेगा पास्कल टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, एक दबाव क्रिएट होता है। जैसे आप बैलून में आप हवा भरेंगे तो क्या होगा कि वो उसमें अंदर से एक प्रेशर लगता है उसके वॉल पे बाहर की ओर। तो इसमें हम हवा नहीं बल्कि पानी इसके अंदर जाता है। पानी कैसे जाता है, तो इसमें कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे ग्लिसरॉल का एक्यूमुलेशन होता है। ग्लिसरॉल के जब एक्यूमुलेशन होता है कोशिका में, किसकी कोशिका में, अप्रेसोरियम की कोशिका में, है ना। अप्रेसोरियम ध्यान रखना है, ये इस मैग्नापोर्थे के इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अप्रेसोरियम कैसे काम कर रहा है उसी को थोड़ा यहाँ समझेंगे। ग्लिसरॉल का एक्यूमुलेशन हुआ जिसके कारण क्या होता है कि अप्रेसोरियम के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, पदार्थों की सांद्रता होती है, तो वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इन एप्रेसोरियम। जिसके कारण क्या होता है, जब सांद्रता बढ़ती है तो एंडो ऑस्मोसिस की एक घटना होती है। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, परासरण इसको हिंदी में कहते हैं। और ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस अर्थात अंदर की ओर पानी का आना। ठीक है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर से पानी अंदर आएगा, जिसके कारण क्या होगा कि एक पानी अंदर आया, जिसके कारण क्या होगा, एक टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। स्फीति दाब हिंदी में कहते हैं। मतलब क्या है, पानी अंदर आने के कारण वो फूल गया है, जिसके कारण से उसकी दीवार पे एक दबाव होता है। तो इसी दाब के कारण क्या होता है कि एप्रेसोरियम से एक पतला पेनिट्रेशन हाइफी निकलता है, जो पेनिट्रेशन पेग भी कहते हैं जिसको, या इन्फेक्शन पेग भी कहते हैं। ठीक है, टर्गर प्रेशर के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि इन्फेक्शन पेग को इंटर करने में मदद करता है। कहाँ, सेल ऑफ होस्ट प्लांट। ठीक है, जिस प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा है, जनरली राइस होता है, तो उस प्लांट के सेल्स में इंटर करने में मदद करता है ना, ये हमने देखा अभी। ठीक है, तो यही टर्गर प्रेशर इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने डिटेल से यहाँ पे बताया है क्योंकि यही इन्फेक्शन करने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नापोर्थे ओराइजी जो स्पीसीज है राइस ब्लास्ट डिजीज उत्पन्न कर रही है, ये इवॉल्व हुई है किससे, मैग्नापोर्थे ग्रीसिया स्पीसीज से। ठीक है, कैसे इवॉल्व हुई है, तो इसमें से कुछ वायरुलेंस जीन्स होते हैं जैसे ABRCO39, तो इसके लॉस के माध्यम से हुआ है। लॉस हो गया है मतलब वो जीन्स काम करना बंद कर दिया, उसमें म्यूटेशन हो गया, तो एक नया स्पीसीज बना मैग्नापोर्थे ओराइजी। और ये फिर जो आज हम कल्टिवेटेड क्रॉप्स है उसमें भी
डिजीज उत्पन्न करते हुए देखा गया है ना। ठीक है, तो इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? मैग्नापोर्था ग्रीसियस से मैग्नेपोर्थे ओराइजी का इवोल्यूशन हुआ है, उद्विकास हुआ है। ठीक है, पैथोजन प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टू सप्रेस होस्ट प्लांट डिफेंस। पैथोजन मतलब मैग्नापोर्थे जो फंगस है, ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाता है। ठीक है, जैसे आपने कई पौधों में वाइट कलर का लेटेक्स निकलता है, तो उसी तरह के कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन बनाता है? पैथोजन बना रहा है, फंगस। तो ये क्यों बना रहा है? ये सप्रेस करता है, रोकता है किसको? होस्ट प्लांट डिफेंस। जो प्लांट है, होस्ट प्लांट है जिसमें रोग होने वाला है, उसकी भी कुछ सुरक्षा प्रणाली होती है। वो पैथोजन से अपने आप को बचाव करने के लिए, डिफेंस के लिए प्रणाली जो होती है, उसको वो रोक देता है, सप्रेस कर देता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये पैथोजन में पाया जाता है। ये स्ट्रेटजी है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना के भी वो प्लांट के डिफेंस को रोकता है, जिससे वो आसानी से इन्फेक्शन कर सके, है ना। पौधा जो रेजिस्टेंस कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है, अगर उस बचाव की क्रिया को ही रोक दिया जाए तो क्या होगा कि पैथोजन आसानी से इन्फेक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कर बना के भी पैथोजन इन्फेक्शन करने में सक्षम होता है, मतलब आसानी होती है उसको। ठीक है, एप्रेसोरियम के फॉर्मेशन में एक ऑटोफेगी घटना भी मैंने बताया था। इसमें क्या होता है? जर्म ट्यूब सेल और कोनिडियल सेल्स यानी स्पोर सेल्स जो हैं, ठीक है, इनका क्या होता है? ऑटोफेगी, मतलब स्वयं के द्वारा खा लिया जाता है, मतलब इनसे न्यूट्रिशन ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसके फॉर्मेशन में? अप्रेसोरियम के फॉर्मेशन में। ऐसा देखा गया है ना। जैसे ये अप्रेसोरियम बन रहा है तो यहाँ की कोशिकाएं और यहाँ कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और न्यूट्रिशन इधर ले लिया जाता है ना। ये देखा भी गया है। ऑटोफेगी जीन्स है एक, MGAT-G8। ये जीन्स जो है ये नेसेसरी है एप्रेसोरियम के फॉर्मेशन में, ऐसा देखा गया है। इस जीन्स में म्यूटेशन अगर हो जाता है तो देखा गया है कि ये जो मैग्नापोर्थे हैं ये इन्फेक्शन ही नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब उसमें अप्रेसोरियम अच्छे से नहीं बन पाता है। इसका मतलब ये है कि ऑटोफेगी जीन्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अप्रेसोरियम के बनने में ऑटोफेगी की घटना का भी इम्पोर्टेंस है। ऑटोफेगी किन किन चीज़ों का? तो जर्म ट्यूब सेल्स, यहाँ वाली सेल्स, और स्पोर सेल्स का। ऑटो यानी स्वयं और फेगी यानी खाना, स्वयं की कोशिकाओं को खाकर पोषण प्राप्त करना ना। तो ऑटोफेगी जीन्स भी इम्पोर्टेंट है। राइस ब्लास्ट डिजीज बाय मैग्नापोर्थे, है ना, इसी को देख रहे हैं। राइस की पत्तियों में मैग्नापोर्थे ग्रीसियस के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो ये मैग्नापोर्थे ओराइजी और ग्रीसियस दोनों के माध्यम से होता है। संक्रमण पत्तियों की सतह पर स्पोर के अंकुरण से प्रारंभ होता है, अप्रेसोरियम बनता है। ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे स्पॉट बनने लगते हैं। ठीक है, जहाँ पर धीरे धीरे क्या होती हैं? सेल्स नष्ट होती हैं। वहाँ पे एक ड्राई एरिया, जैसे नष्ट कोशिकाएं होने के बाद क्या होगा कि एक सूखी पत्ती जैसा एरिया बीच बीच में बन जाता है। पत्तियों पर संक्रमण होता है, लीफ ब्लेड, लीफ सीथ, पेटियोल, रैकिस, स्टेम, ठीक है, पेडिसिल, इन सब में इन्फेक्शन होता है पौधे के। 4 दिन में एसेक्सुअल इन्फेक्शन साइकिल पूर्ण हो जाता है ना। जो हमने ये अभी देखा साइकिल यहाँ पे, ये असेक्सुअल साइकिल है, मतलब स्पोर के माध्यम से कैसे वो अपना पूरा जीवन चक्र उत्पन्न कर रहा है। कोनिडिया देखिए, अंकुरण हुआ, एप्रेसोरियम बना, इन्फेक्शन किया, और वापस फिर यहाँ पे कोनिडियम बन रहे हैं ना, तो फिर से जो कि इन्फेक्शन कर सकेंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार का एसेक्सुअल साइकिल है ना। ठीक है, स्पोर के माध्यम से जो रिप्रोडक्शन होता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, उसको एसेक्सुअल साइकिल कहते हैं ना। लैंगिक प्रजनन भी होता है इस पौधे में, सॉरी इस फंजाई में, मैग्नापोर्थे फंजाई में, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है डिटेल में। ठीक है, डिजीज कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है मैग्नापोर्थे को कंट्रोल करने के लिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है कार्प्रोपैमिड। कार्प्रोपैमिड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एप्रोसोरियम से पेनिट्रेशन हाइफी कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है इसमें। ठीक है, मतलब जो अप्रेसोरियम से पेनिट्रेशन हाइफी बनता है, ठीक है, इसके कोशिका के अंदर प्रवेश को रोक देता है।
ठीक है, कैसे रोकता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो कार्पोरपेमेड प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ एप्रेसोरिया इन राइस एपिडर्मल सेल। ठीक है, एप्रेसोरियम तो फॉर्मेशन होता है परंतु वो अच्छे से नहीं बन पाता, इसलिए जो पेनिट्रेशन हाइफी है वो एपिडर्मल सेल्स मतलब जो पत्ती की कोशिकाओं में इन्फेक्शन करना है जहाँ, वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कार्पोरपेमिड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का फंजीसाइड है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, फंजीसाइड है। जेनेटिक कंट्रोल के माध्यम से भी रेजिस्टेंस पावर डेवलप किया जा सकता है, किया गया भी है। प्लांट ब्रीडिंग के कई तरीके हैं जिससे डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप की गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भी रेजिस्टेंस जीन्स को इसकी कोशिकाओं में प्रवेश करके नया वैरायटी डेवलप किया जा सकता है राइस या वीट का, जो कि मैग्नापोर्थे के प्रति क्या हो, उसमें प्रतिरोधक क्षमता हो। ठीक है, तो मैग्नापोर्थे उसमें इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, रेजिस्टेंस वैरायटी बन जाती है। तो कार्पोरपेमिड जो है ये मेलानिन सिंथेसिस को रोकता है। कैसे काम करता है देखिए, मेलानिन सिंथेसिस को रोकता है, और मेलानिन जब नहीं बन पाता है तो क्या होता है कि अप्रेसोरियम अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अप्रेसोरियम को ये सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे हमने शुरू में ही देखा है मेलानिन पिगमेंट बनता है जो अप्रेसोरियम में, तो ये सुरक्षा प्रदान करता है। और चूंकि जब ये मेलानिन नहीं बन पाएगा कार्पोरपेमिड के कारण, तो एप्रेसोरियम अच्छे से काम नहीं कर पाता, और वही बात हमने ऊपर देखी कि पेनिट्रेशन हाइफा कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, जो अप्रेसोरियम से जो पतला से एक हाइफी बनता है, हाइफी मतलब कवक जाल। ठीक है, हाइफी का अर्थ क्या है, कवक जाल जो बनता है, ये कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, जिससे संक्रमण नहीं हो पाता है। ठीक है, कार्पोरपेमिड ने स्पोर के अंकुरण में ये सब में कोई रोल उत्पन्न नहीं कर रोग उत्पन्न नहीं करता है। मतलब स्पोर सामान्य ढंग से अंकुरित होगा, जर्म ट्यूब भी बनेगा, अप्रेसोरियम भी बनता है, परंतु उसमें मेलानिन नहीं बनने के कारण आगे इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस प्लांट फॉर राइस ब्लास्ट डिजीज में देखा गया है कि रेजिस्टेंस प्लांट जो होते हैं उसमें हाइपर सेंसिटिव सेल डेथ होता है, कहाँ पर, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हो। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे सेल क्या होती हैं, डेथ हो जाती हैं, तो इन्फेक्शन ही नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्टेड सेल्स में लिग्निफिकेशन की घटना भी होती है, यानी लिग्निन का सिंथेसिस होता है। लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि सेल वॉल को काफ़ी कड़ा बना देता है, जिसके कारण सेल्स में इन्फेक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, जो इसका कवक जाल है मैग्नापोर्थे कवक का, वो इंटर नहीं कर पाता है। पौधे में कुछ फाइटोएलेक्जीन्स नाम के केमिकल से भी सिंथेसाइज होते हुए देखा गया है ना, जो कि टॉक्सिक होते हैं पैथोजन के लिए। मैग्नापोर्थे जो कवक है उसके लिए टॉक्सिक होते हैं और वो इन्फेक्शन नहीं कर पाता है ना। राइस से बहुत सारे फाइटोएलेक्जीन्स को आइसोलेट भी किया गया है, देखा गया है उसमें। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। होस्ट प्लांट कई बार आरओएस का भी निर्माण करते हैं, सिक्रेट करते हैं, स्त्रावित करते हैं। ये क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है। ऑक्सीजन का एक रूप है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और सेल के जो मेन फंक्शंस होते हैं उनके लिए नुकसानदायक होता है ना, और नियर इन्फेक्शन साइट में। ठीक है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहीं पर ये आरओएस प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, जो कि टॉक्सिक होता है पैथोजन के लिए। और ये जो पैथोजेनिक फंजाई होता है, ये कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लिया है, मतलब इसमें इम्यूनिटी आ गई है कि वो आरओएस को डिटॉक्सिफाई कर सके। ठीक है, आरओएस डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म में डेवलप हो गई हैं, मतलब वो आरओएस को नष्ट कर सकता है, जिसके कारण से आरओएस के कारण जो नुकसान हो रहा था पैथोजन को, वो नहीं होगा। तो मतलब पैथोजन आसानी से इन्फेक्शन कर सकेगा। ठीक है, अगर ये मैकेनिज्म पैथोजन में है तो पैथोजन फंजाई में ये मैकेनिज्म डेवलप हो गई हैं, जिसके कारण से जो पौधे का अपना बचाव का तरीका है, आरओएस प्रोडक्शन मतलब ये पौधे का अपना बचाव का तरीका है। ठीक है, वो टॉक्सिक होता है पैथोजन के लिए, मतलब जो रोग उत्पन्न कर रहा है।
तो चूँकि अब पैथोजेनिक फंजाई भी डेवलप कर लिया आरओएस डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म, जिसके कारण से वो आरओएस से बच जाता है, ठीक है, तो आसानी से इन्फेक्शन कर पाता है। तो ये जो मैग्नापोर्थे कवक है कैसे रोग उत्पन्न करता है, उसको हम वायरुलेंस कहेंगे, विषाक्तता कहेंगे। इस कवक के जीनोम में कई जीन्स होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ जीन्स होते हैं जो सेक्रेटरी प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन होता है, ठीक है, ये इन्फेक्शन करने में मदद करता है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जीपीसीआर, जो कि सेल सिग्नलिंग में इम्पॉर्टेंट होता है ना। सेल सिग्नलिंग किस बात के लिए, कि इन्फेक्शन करना है तो कुछ प्रोटीन बनने चाहिए, है ना, जो वायरुलेंस प्रोटीन है तो वो बनने चाहिए, तो उनको कैसे स्टिमुलेट किया जाए, तो उसके लिए सेल सिग्नलिंग सिग्नल देता है ना, सेल में सिग्नल देने का एक तरीका है। तो सेल सिग्नलिंग में ये जीपीसीआर उपयोग होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ये आपने पढ़ा भी होगा जीपीसीआर, ठीक है। तो इसमें भी साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, साइक्लिक एएमपी, है ना, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एम माइट्रोजन एक्टिवेटेड काइनेज प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी भी इसमें देखा गया है, जिसके माध्यम से सिग्नल मिलता है कि इन्फेक्शन करने में आसानी हो, ठीक है। सेवरल न्यू वायरुलेंस रिलेटेड जीन्स भी इसमें देखे गए हैं। सेवरल यानी बहुत सारे, वायरुलेंस रिलेटेड जीन्स, वायरुलेंस यानी कैसे इन्फेक्शन कर सकेगा वो, तो इससे रिलेटेड जीन्स भी होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और उसके कारण से क्या होता है कि ये इन्फेक्शन कर पाता है। कुछ एंजाइम्स का भी सिंथेसिस होता है जो कि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में से रिलेटेड है। हमने देखा भी था पहले कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो कि पौधे के बचाव के तरीके को रोक देते हैं ना, प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो पैथोजन है वो आसानी से इन्फेक्शन कर पाएगा। ऑटोफेगी जीन्स के बारे में भी हमने देखा था, जीन्स फॉर ऑटोफेगी, जो कि एप्रेसोरियम के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होता है ना, तो इसके कारण भी क्या होता है कि आसानी से एप्रेसोरियम बनता है और एप्रेसोरियम इन्फेक्शन करने में सक्षम होता है ना। तो ये जो एप्रेसोरियम बनता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके इन्फेक्शन करने में, ठीक है। और हम इसको बचाव करना भी है तो एप्रेसोरियम के जैसे मेलानिन सिंथेसिस को रोक रहे हैं, है ना, या दूसरे तरीके के माध्यम से हम इन्फेक्शन से बचाव के कर सकते हैं, ठीक है। तो यह पूरे विश्व में धान की खेती को प्रभावित करते हुए पाया गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है हर साल। मैग्नापोर्थे एक एस्कोमाइसिटीज फंगस है, हमने देखा। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, एस्कस का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे। असेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं वो कोनिडिया होते हैं, जो हमने पढ़ा भी है अभी, ठीक है, जो इन्फेक्शन करते हैं और एप्रेसोरियम का निर्माण करते हैं, वही बात यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर असेक्सुअल जो स्पोर बनते हैं कोनिडिया, इसके माध्यम से इन्फेक्शन होता है, याद रखना है। एप्रेसोरियम जो बनता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो आखिर ये जो पैथोजन है मैग्नापोर्थे कवक जो है फंजाई है, ये कैसे रोग उत्पन्न करता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस बात को समझेंगे कि कैसे कैसे वो इन्फेक्शन कर रहा है, एप्रेसोरियम बन रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तब हम क्या उसके अनुसार हम ऐसा कुछ डिजाइन कर सकते हैं कि ऐसे कुछ केमिकल बना सकते हैं जिससे हम छिड़काव करें और वो प्रक्रिया बाधित हो जाए, जिसके कारण से मैग्नापोर्थे राइस के पौधे में या दूसरे पौधों में इन्फेक्शन न कर पाए। तो बचाव के तरीके डेवलप करने के लिए भी हम ये कैसे इन्फेक्शन करता है, मतलब पैथोजन प्लांट इंटरेक्शन, ठीक है, पैथोजन और होस्ट प्लांट जिसमें रोग उत्पन्न कर रहा है, उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे हमने देखा कि कैसे पूरा ये इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसके आधार पे ही हमने ये जो कार्प्रोपैमिड नाम का जो फंजिसाइड उपयोग किया, है ना। तो ये क्या करता है, मेलानिन को रोक रहा है जो कि अप्रेसोरियम में बनता है ना, तो अप्रेसोरियम में ही काम नहीं कर पाया, तो अप्रेसोरियम में इन्फेक्शन करने में मदद नहीं कर पाता है और इन्फेक्शन नहीं होता है। तो कार्प्रोपैमिड इसके रोकथाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट फंजिसाइड है। दूसरा तरीका जेनेटिक कंट्रोल भी है जिसमें रेजिस्टेंस जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो इसके बारे में इतना ही देखते हैं।